नमस्कार दोस्तों, त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड का हमारा विषय है वो है ड्राइंग। जी हाँ दोस्तों, चित्रकला। और उसमें भी हमारा आज का बेसिक विषय है एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स। जी हाँ दोस्तों, ड्राइंग में जो स्कूल लेवल में जो हम एग्ज़ाम्स देते हैं, कंपटीशन तो अलग बात है, स्कूल की जो एग्ज़ाम्स है ड्राइंग की वो भी अलग बात है, लेकिन ये जो एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स है वो स्कूल सरकारी एग्ज़ाम्स होते हैं जो स्कूल के ज़माने में कंडक्ट होती है। तो सरकारी एग्ज़ाम्स होने के कारण उनका महत्व भी उतना बड़ा है। उसमें जो स्किल लेवल चाहिए, उसमें जो ढेर सारे विषय है, जो स्किल लेवल है, उसकी जो प्रिपरेशन, तैयारी, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको कवर करना, और जो एक्सेलेंस उसमें जो हम पाते हैं उसका कोई जवाब नहीं होता। उसमें ग्रेड सिस्टम होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। तो उस ग्रेड के हिसाब से हमारा जो ड्राइंग विषय का जो हमारा स्किल लेवल है उसे जांचा जाता है। तो कैसे होते हैं ये एग्ज़ाम्स, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट, इसमें फ़र्क क्या होता है, इसमें विषय क्या होते हैं और इसमें किस प्रकार की प्रिपरेशन की जाती है, इस बारे में हम आज के विषय में जानेंगे। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम्स है वो जीवन में बहुत महत्व रखती है, जिनको भी चित्रकला या फिर ड्राइंग इस विषय में रुचि होती है, क्योंकि आगे जाकर अगर करियर के बारे में अगर बात करें तो ये एग्ज़ाम्स के वक्त जो हम प्रिपेयर करते हैं, जो स्किल सेट हम एक्वायर करते हैं, उसका कहीं ना कहीं जो यूटिलाइजेशन है, जो वापर है, वो हमें आगे के करियर में काम में आता है। तो इसमें कौन सा करियर है, we can become artists, we can go to fine arts, we can go to commercial arts or applied arts, we can go to printing section, we can do architecture। जी हाँ दोस्तों, आर्किटेक्चर में भी ये काम में आता है। फिर इंजीनियरिंग में भी ड्राइंग वर्क का डायग्राम्स वगैरह ये सब बनाना, उसमें भी ये काम में आता है। पॉलिटेक्निक में भी काम में आता है। अगर एमबीबीएस में अगर आप जाओ तो उसमें भी डायग्राम्स होते हैं, लेकिन एमबीबीएस टोटली अलग फील्ड है, डॉक्टरी। तो उसमें उसके लिए ये एग्ज़ाम्स देना ही है ऐसा कुछ नहीं, इवन इंजीनियरिंग के लिए भी। लेकिन बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो आर्ट्स रिलेटेड जो फील्ड्स हैं, कमर्शियल आर्ट हो, फाइन आर्ट्स हो, अप्लाइड आर्ट्स, फिर अपना प्रिंटिंग, फिर आर्किटेक्चर, इन सारे आर्ट रिलेटेड जो फील्ड्स होते हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम्स देना उतना महत्वपूर्ण साबित होता है। तो क्या है ये एग्ज़ाम्स, एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट? इसका ऑरा भी कुछ अलग है। सरकारी एग्ज़ाम्स होने के कारण इसका महत्व भी अलग है। ग्रेडिंग सिस्टम है, इसमें जो स्किल सेट चाहिए, जो इसमें विषय हैं, उस हिसाब से जो स्किल सेट चाहिए वो भी अलग है। तो जानेंगे इसके बारे में इस वीडियो में। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि ड्राइंग जो है, ड्राइंग क्या होता है, मतलब 1000 शब्द का वर्णन एक जगह पर और एक चित्र दूसरी जगह पर। मतलब एक चित्र जो है वो 1000 वर्णनों, 1000 शब्दों, 1000 वाक्यों का एक साथ बयां कर देता है। ऐसी ताकत एक चित्र में होती है। तो इसे कोई सब्जेक्ट नहीं कह सकता। मतलब ये जो ड्राइंग है अपना, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो सब्जेक्ट्स है या फिर भाषाएं हैं, इन्हें सब्जेक्ट्स कह सकते हैं, विषय कह सकते हैं पढ़ाई के। लेकिन ड्राइंग ये कभी पढ़ाई का सब्जेक्ट या फिर विषय नहीं हो सकता। ड्राइंग इज़ अ ड्राइंग, जो हमारे मन में है, हमारे दिलों में है, हमारे दिमाग में हम सोचते हैं, फिर हमारे स्किल सेट के हिसाब से जो हम पेपर पर जो ड्रॉ करते हैं, कलर करते हैं, पेंट करते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट ड्राइंग। तो उसमें 2 + 2 4 नहीं हो सकता हर बार। इट कैन बी 2 + 2 6 ऑल्सो, 2 + 2 1000 ऑल्सो, 2 + 2 10 करोड़ ऑल्सो, या फिर 2 + 2 0 ऑल्सो। इट कैन बी एनीथिंग। तो ड्राइंग में वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इट इज़ नॉट लाइक इसमें आपको डिसिप्लिन ही चाहिए, ये ही चाहिए, वो ही चाहिए, ऐसा नहीं। मतलब जो फार्मूलाज लगते हैं मैथ्स में, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। कोई मेथड है वगैरह, एक बेसिक डिसिप्लिन तो चाहिए ही। बेसिक टेक्निक्स जो चीज़ें लगती है वो तो इसकी रिक्वायरमेंट है ही, लेकिन इसमें अपना जो स्किल सेट हम लाते हैं, अपनी पसंद जो लाते हैं, अपना तरीका जो लाते हैं, वो अपना अपना होता है। मैथ्स में कैसा कि एक कोई सम है, उसको एक ही फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ द ओनली वे। उसमें और कोई हम खुद की चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। सेम गोज़ विद हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। जो घटा हुआ है, जो पृथ्वी तल पर है, उस हिसाब से उसे हमें पढ़ना होता है। साइंस, मैथ्स, इसकी भी कहानी वही है कि उस हिसाब से हमें वो चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो दोस्तों, यही चीज़ें हैं जिस हिसाब से इस ड्राइंग सब्जेक्ट को हमें अलग बना देती है। इसके लिए इसका महत्व भी अलग है,
क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है एक सब्जेक्ट के रूप में। एक अलग विश्व तैयार हो जाता है, अलग दुनिया है ड्राइंग की। जैसे हम स्केच करते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा आगे बढ़कर जो हम पेंट करते हैं, जिस हिसाब से कलर्स होते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस, उनकी जो तरह तरह के उनके जो वैशिष्ट्य होते हैं, तो उस हिसाब से ड्राइंग सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन ड्राइंग जो है अलग ही दुनिया है। वो जो इसे समझ पाया वो समझ पाया, जो इसे नहीं समझ पाया वो कभी नहीं समझ पाएगा। तो स्किल सेट एक अलग बात है और ड्राइंग को रीड करना, उसे समझना वो दूसरी बात है। तो कुछ लोगों को वो स्किल सेट नहीं है, वो वर्कमैनशिप वो नहीं ला सकते, लेकिन ड्राइंग को समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं उसे रीड कर पा सकते हैं। और कोई सिलेक्टिव लोग ही जैसे होते हैं जो ड्राइंग समझ भी पाते हैं और उस हिसाब से कर भी सकते हैं। वो सलाहियतें, वो एबिलिटीज़, वो क्रिएटिविटी उनके पास होती है। सो इट ड्राइंग जो चीज़ है ढेर सारी कलाओं के साथ वो भी शामिल हो जाती है, जिसमें रंगोली है, मेहंदी है, आपका म्यूज़िक भी उसमें जुड़ जाता है, स्पोर्ट्स भी है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो आदमी के दिमाग को, आदमी के स्किल सेट को एक अलग लेवल पर पहुंचा लेता है। ड्राइंग के भी ढेर सारे अंग हैं, जैसे कि रंगोली है, मेहंदी है। यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स विद ड्राइंग। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। व्यंग्य चित्र हैं, कार्टूनिस्ट, समाज में जो चल रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, उसे व्यंग्य के हिसाब से उसे डिस्क्राइब करना। तो ये रहा बेसिकली एक ड्राइंग के बारे में हमारी जो समझ है, उसे मैंने आपके साथ साझा किया है। तो जानेंगे अब एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्जाम्स। तो जैसा कि हमने कहा कि स्कूल लेवल में जनरली ये एग्ज़ाम्स दिए जाते हैं, बट ऐसा कोई एक फिक्स्ड रूल नहीं है कि इसे स्कूल लेवल में ही दिया जाए। जनरली एलिमेंट्री एग्ज़ाम जो होती है वो स्कूल लेवल में दे सकते हैं, इंटरमीडिएट आफ्टर स्कूल कॉलेज लेवल तक दे सकते हैं। लेकिन ऐसा एक जनरली माना जाता है, अगर 7वीं में 7th स्टैंडर्ड में अगर हम एलिमेंट्री एग्ज़ाम दे दें और 8th स्टैंडर्ड में हम इंटरमीडिएट एग्ज़ाम ख़त्म करें, तो इन 2 सालों में अगर ये एग्ज़ाम्स अगर हम देते हैं तो हमारे आगे के करियर के लिए अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि 7th और 8th स्टैंडर्ड में अगर हम ये एग्ज़ाम्स देकर क्लियर कर देते हैं, उस हिसाब से हमारी ग्रेडिंग आ जाती है, तो 9th एंड 10th स्टैंडर्ड हमारे पढ़ाई के लिए फ्री रहते हैं। 9th स्टैंडर्ड उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के प्रिपरेशन के लिए 9th स्टैंडर्ड में जाग जाना या फिर उस हिसाब से तैयारियों को शुरू करना अच्छा होता है। तो उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, किसी और चीज़ों में माइंड उतना बिजी ना हो, इसके लिए 7th और 8th में एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स देना अच्छा होता है। जी हाँ दोस्तों, 1-1 साल लगता है इसके लिए, मतलब 7वीं का जो वर्ष है और 8वीं का जो वर्ष है, ऐसे 7th में एलिमेंट्री और 8th में इंटरमीडिएट, ऐसा बेसिकली उसमें हम एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। इसके प्रिपरेशन के लिए 1 साल का वक्त लगता है, क्योंकि वो जो स्किल सेट है वो 1 दिन का या फिर 1 महीने का काम नहीं है। वो जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं उस हिसाब से उसमें हम पारंगत हो जाते हैं, तरबेज हो जाते हैं, स्किलफुल हो जाते हैं। तो ऐसा है इसके बेसिक टाइमलाइंस के बारे में। फिर भी अगर एलिमेंट्री अगर हम 7th या फिर 8th में देते हैं और आगे जाकर कॉलेज लेवल में हम इंटरमीडिएट एग्ज़ाम दे सकते हैं बाहर से, जो एक्स्ट्रा करिकुलम करके या फिर बाहर से जो एग्ज़ाम्स देते हो उस हिसाब से, तो वैसा दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हो 10वीं के बाद तो दुनिया ही पलट जाती है। जो एकेडमिक्स है वो खुल जाते हैं, पूरा वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया 360 डिग्री खुल जाती है जब हम कॉलेज लेवल में जाते हैं। और अगर हम साइंस लेते हैं, कॉमर्स, आर्ट, जो भी फील्ड ले उसकी अपनी अपनी डिफ़िकल्टीज़ होती है, उसमें उस हिसाब से अपना बिजी रहना आ जाता है। तो बेटर है कि स्कूल लेवल में ही ये चीज़ें निपटा दे तो अच्छा होता है। तो जनरली एलिमेंट्री एग्ज़ाम्स 7th स्टैंडर्ड में दिया जाता है और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स 8th स्टैंडर्ड में। तो ये वहाँ पर क्लियर हो जाने के बाद वी बिकम easily available for 9th and 10th standard for board exams। जो 10th के एग्ज़ाम्स है मेरिट के, उसके लिए SSC एग्ज़ाम्स जैसे क्या कहा जाता है। तो ये था बेसिक टाइमलाइंस के बारे में। अब जानेंगे इसके विषयों के बारे में, इनके विषय क्या क्या है। ये जो एग्ज़ाम्स है इनके लिए विषय क्या क्या है। ये दोनों एग्ज़ाम्स है, इसके लिए जो विषय है वो 5 विषय है और दोनों एग्ज़ाम्स में ये कॉमन विषय है। मतलब जो विषय एलिमेंट्री एग्ज़ाम्स में हम पढ़ा करते हैं वही विषय इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। फ़र्क इतना ही है कि एलिमेंट्री थोड़ा इजी एग्ज़ाम्स है और जो इंटरमीडिएट है वो थोड़ा हार्ड एग्ज़ाम है। फ़र्क यही है, सब्जेक्ट्स कॉमन है, वही जो 5 सब्जेक्ट जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वही 5 सब्जेक्ट एलिमेंट्री में भी है
और वही 5 सब्जेक्ट्स इंटरमीडिएट एग्जाम्स में भी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एलिमेंट्री में थोड़ा इजी होता है, क्योंकि अपने जीवन का पहला सरकारी एग्ज़ाम से जो ड्राइंग रिलेटेड है, और उसके अनुभव के हिसाब से जो इंटरमीडिएट एग्जाम्स हम देते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे हम गेम खेलते वक्त एक रहता है ना, ईजी, नॉर्मल या फिर हार्ड, ये 3 ऑप्शन हमें कभी कभी मिल जाते हैं। उस हिसाब से जो ईजी है या फिर नॉर्मल है दैट इज़ एलिमेंट्री एग्जाम, और जो हार्ड लेवल है दैट इज़ इंटरमीडिएट एग्जाम्स। तो उसमें विषय कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। इसमें होते हैं 5 विषय। जी हाँ दोस्तों, टोटल 5 विषय। ये कौन से हैं? तो पहला होता है स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ यानी वस्तु चित्र, किसी भी वस्तु के बारे में चित्र निकालना। जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए होते हैं, बर्तन हो, फल हो, कपड़े हो, कोई तेल की शीशी हो, या फिर कोई डब्बा हो, अच्छी सी गुलदान हो, फ्लावर पॉट, ये सब ऑब्जेक्ट्स अरेंज करके रखते हैं, पीछे उसके अच्छा सा बैकग्राउंड रखते हैं, और प्रोपोर्शन के हिसाब से वो हमें ड्रॉ करके कलर करने होते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड स्टिल लाइफ। इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे, हम जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं। दूसरा होता है नेचर ड्राइंग। जी हाँ दोस्तों, निसर्ग चित्र। इसमें क्या होता है, इसमें कोई फूल दिया जाता है, से इट इज़ अ सनफ्लावर, एस्टर और जीनिया डेलिया, ऐसे फूल दिए जाते हैं। उस फूलों को हम, उनके जो पेटल्स हैं, ओवरऑल जो उसका कंपोजिशन है फूल का, फिर उसकी डंडी, स्टेम, उसके लीव्स जो है, वो ऐसे एज इट इज़ ड्रॉ करते हैं उसको, और उसके कुछ जो पार्ट्स होते हैं उसे हम हाईलाइट करके उसे पेंसिल शेड करते हैं। तो ये होता है नेचर ड्राइंग। उसमें भी डिफ़िकल्टी लेवल है, वो हम आगे जाकर डिटेल में बताएंगे। फिर तीसरा होता है मेमोरी ड्राइंग। जी हाँ दोस्तों, मेमोरी ड्राइंग मतलब स्मरण चित्र, जिसमें हम ह्यूमन फिगर्स वाला ड्राइंग बनाते हैं बेसिकली। मतलब फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट दिया हो, वेजिटेबल मार्केट, भाजी मंडी, सब्जी मंडी, जिसमें सब्जी के ठेले हैं, वो भैया बैठे हैं, वो सब्जी बेच रहे हैं, गिराइक हैं, कस्टमर्स हैं, जिसमें लेडीज़ हैं जो थैली में वो ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, फल फूल वाला है, फिर कोई मार्केट में जो बेसिकली सीन होता है। सो वो स्मरण चित्र, मेमोरी ड्राइंग, वो मेमोरी से हम लेते हैं। हालांकि प्रैक्टिस तो लगता ही है, लेकिन उसे मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर बाज़ारों में वगैरह वो चीज़ कैसी होती है, कैसे वो मंडी का जो चित्र होता है, बाज़ार का जो चित्र होता है, उसका जो वातावरण होता है, वो हम मेमोराइज करके उसे अपने मेमोरी के ज़रिए हम पेपर पर ड्रॉ करते हैं, और फिर उसे कलर करना होता है। तो ये था स्मरण चित्र के बारे में। चौथा है संकल्प चित्र, मतलब डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या होता है? एक सर्कल दिया जाता है या फिर स्क्वायर दिया जाता है, जो पेपर के बीचों बीच निकालना होता है। उसके डिमेंशन दिए होते हैं, 10 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल निकालिए, या फिर 10 बाय 10 का स्क्वायर निकालिए, और उसमें किन्हीं 5 ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से आप कंपोजिशन कीजिए। मतलब स्ट्रेट लाइन हो, कर्व लाइन हो, सर्कल, ट्रायंगल या फिर स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब ऑब्जेक्ट्स को आप रैंडमली प्लेस करके उसमें ड्रॉ करके जो इन बिटवीन जो फॉर्म्स होते हैं उसे आपको वाटर कलर से कलर करना होता है, एक अलग अलग कॉम्बिनेशन में। तो उसमें डिफरेंट ढेर सारी कलर स्कीम्स भी उसमें यूज़ करनी होती है। कलर स्कीम के बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे कि उसमें कौन से कलर यूज़ करने होते हैं, कौन से अपोजिट कलर्स होते हैं, कौन से सिमिलर कलर्स होते हैं, कौन से कूल कलर सिस्टम होती है, कौन सी हॉट कलर सिस्टम होती है, हाँ, कौन से अपोजिट कलर्स होते हैं। तो इनके बारे में हम एक अलग वीडियो हम बनाएंगे कि उसमें क्या इस्तेमाल होता है बेसिकली। तो वो चीज़ें हम उस अलग से वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वो भी इसका एक रिलेटिव पार्ट है जो जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली संकल्प चित्र में ये सब डिज़ाइन पैटर्न्स अरेंज करके उसे कलर करना होता है। तो ये था हमारा चौथा विषय। हमारा 5वां विषय है ज्योमेट्री एंड लेटरिंग। जी हाँ दोस्तों, ज्योमेट्री, उसमें बहुत सारा ड्राफ्टिंग करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा सा सर्कल दिया जाता है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस एंड अरेंज 5 सर्कल्स विद इन इट। मतलब एक 10 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करके उसमें 5 सर्कल सिमिलर साइज के एक को एक बाजू में अरेंज करके उसे परफेक्टली उसे ड्रॉ करना होता है। तो उसमें जो एक्यूरेसी लेवल होती है वो मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट। मतलब जो आर्किटेक्चरल जो ड्राफ्टिंग होता है, जो हम प्रॉपरली सिंगल लाइन के हिसाब से जो ड्रॉ करते हैं, साफ सुथरापन जो इसमें होता है, परफेक्टली ऐसा एक प्रिंट लगे उस हिसाब से, तो वैसे ड्राफ्टिंग उसमें उसकी मांग होती है।
ज्योमेट्री सब्जेक्ट में। तो उसमें ढेर सारी चीज़ें हैं, ड्राइंग के ज्योमेट्री के अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, उन्हें सॉल्व करना होता है। तो वैसा वो सब दिया होता है उसमें। फिर आता है लेटरिंग। लेटरिंग में अपना नाम लिखने को आता है, या फिर कोई ऐसा नाम देते हैं वो खुद ही, मतलब एग्ज़ाम पेपर में वो वैसा नाम होता है, वो नाम को, उस लेटर्स को उस हिसाब से हमें अरेंज करना होता है। उसमें स्केल का यूज़ करके लेटरों को नाप दूप के उसे निकालना होता है और उसे फिर कलर करना होता है। तो दोस्तों ये थे बेसिक 5 विषय इस एग्ज़ाम के बारे में। अब जानते हैं उसके डिटेल में। जी हाँ दोस्तों, उसको डिटेल में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला हमारा विषय था स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ में जैसा हमने कहा कि वस्तु चित्र, किसी भी वस्तुओं को अरेंज करते हैं, 6-7 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें अलग तरह से अरेंज करते हैं और पीछे एक बैकग्राउंड देते हैं कपड़ों का। और वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल बॉक्स होता है, या फिर शैम्पू की बोतल, या फिर गुलदान, फुलदानी जिसे कहते हैं, फिर आपको नारियल होता है, फल होते हैं, फूल होते हैं, कोई और ऐसा डब्बा, ऑब्जेक्ट्स। तो ये सब सारे जो ऑप्शंस है वो उसे क्रिएटिवली अरेंज करते हैं और फिर उसे प्रोपोर्शन के हिसाब से हमें उसे ड्रॉ करना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि गुलदान अगर बड़ा है और समझो एप्पल दिया है, तो एप्पल जनरली इतना ये इस साइज़ का होता है और गुलदान थोड़ा बड़ा होता है। सो इट कैनॉट हैपन कि आपने गुलदान को छोटा ड्रॉ किया और एप्पल को बहुत ही बड़ा ड्रॉ कर दिया तरबूज के साइज़ में, ऐसा नहीं होता। तो उसमें प्रोपोर्शन होता है, हर एक की अपनी मेजरमेंट्स होते हैं, तो उसे अप्रॉक्सीमेट लेवल पे उसे ड्रॉ करना होता है। ऐसा नहीं कि पूरा नाप दूप के 16 सेंटीमीटर का गुलदान है तो मैं 16 सेंटीमीटर का ही निकालूंगा, ऐसा नहीं। उसमें थोड़ा 19-20 हो तो चलेगा, लेकिन जो बेसिक प्रोपोर्शन है, मतलब अगर गुलदान बड़ा है तो गुलदान बड़ा ही आना चाहिए आपके चित्र में। एप्पल अगर उसके हिसाब से छोटा है तो उस साइज़ का ही प्रोपोर्शनेट एप्पल आना चाहिए। तो बेसिक प्रोपोर्शन उसमें मेंटेन करना होता है। और फिर उसमें होता है कलर करना। कलर करना भी अपने हाथ में है। गुलदान का कलर अगर समझो ब्लू कलर की गुलदान है तो उसे हम रेड कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल कोई फल है, फ्रूट या फिर फूल है, कोई दिया हुआ नारियल दिया होगा, तो उनके जो कलर है उस हिसाब से उन्हें कलर करना होगा। मैंगो ग्रीन या फिर येलो, बनाना ग्रीन या फिर येलो, सेब है वो भी येलो नहीं तो रेड है, वैसे नारियल ब्राउनिश कलर जो उसका होता है वैसे, उसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बॉक्स है, गुलदान है, कोई शैम्पू की बॉटल है, उनके कलर्स हम चेंज कर सकते हैं। कोई ब्लू है तो उसे रेड बना सकते हैं। दैट इज़ बेस्ड ऑन आवर ओन अजम्पशंस एंड आवर क्रिएटिविटी। तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं। पीछे जो बैकग्राउंड के जो कपड़े लगाए हुए हैं सेटिंग के हिसाब से, उनके भी कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो ये उतना लिबर्टी हमें दिया हुआ होता है। तो जनरली उसका जो चित्र है, जो स्टिल लाइफ है, उसे हम पोर्ट्रेट लेवल में लेते हैं। मतलब खड़ा उसे ड्राइंग करना होता है, पेपर को खड़ा ऐसा पकड़ के फिर उसको ड्राइंग करना। उसको लैंडस्केप साइज में या फिर आड़ा तिरछा लेकर उसे वो कॉम्पोजिशन बन नहीं पाता ठीक से, और बहुत सारी जगह वेस्ट हो जाती है। तो बेसिकली मतलब उसे पोर्ट्रेट लेवल में ही ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा करके जो उसकी जो रचना होती है, जिस हिसाब से उसे रखा जाता है, वो पोर्ट्रेट लेवल में ही रखा जाता है। लेकिन आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा, अगर उसकी जो रचना है वो अगर हॉरिजॉन्टल या फिर लैंडस्केप पद्धति से की गई हो, मतलब उसे फैलाया गया हो, तो आपको नेचुरली आपको लैंडस्केप लेवल में ही उसे आड़ा करके उसे ड्रॉ करना और कलर करना पड़ेगा। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो एग्जाम में वो पोर्ट्रेट लेवल में ही आता है। मतलब एक बक्सा है, उसके ऊपर गुलदान रखी है, फिर सारे ऑब्जेक्ट्स उसके आजू बाजू रखे हैं, और वो पूरा जो सेटअप है वो ऐसा खड़ा होता है, वर्टिकल होता है, नॉट द हॉरिजॉन्टल। तो उस हिसाब से हमें ज़्यादा करके वो पेपर को भी हमें पोर्ट्रेट रख के उसे कलर करना पड़ता है, ड्रॉ करके। तो ये था दोस्तों स्टिल लाइफ के बारे में। इसमें प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जी हाँ, जिस हिसाब से हम ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की ढेर सारे हम एक साल में जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स हम ड्रॉ करते हैं, कलर करते हैं। तो उस हिसाब से एक प्रोपोर्शन अपने हाथ में और अपने जहन में बैठ जाता है कि इसका क्या प्रोपोर्शन है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। तो ये चीज़ें हम समझ ही जाते हैं, तो उस हिसाब से हमें वो ड्रॉ करके उसे कलर करना होता है। तो एकदम ही क्रिस्प ये विषय है स्टिल लाइफ। बाकी जो हम कॉम्पिटिशन से भी ड्राइंग निकालते हैं स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन पे, या फिर नॉर्मल जो स्कूल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों ये हमने जाना स्टिल लाइफ इस विषय के बारे में, वस्तु चित्र जिसे कहा जाता है।
तो इसके बेसिक डिटेल्स हमने बताए। आगे बढ़ते हैं नेचर ड्राइंग की तरफ। नेचर ड्राइंग क्या होता है? एक किसी भी फूल का ड्राइंग निकालना, जिसमें फूल का जो किसी भी फ्लावर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसके जो पेटल्स होते हैं, वहाँ से लेकर उसका जो स्टेम होता है और उसके जो लीफ होते हैं, लीव्स, उन्हें ड्रॉ करना। फिर उनके जो 2 अंग है, किसी भी 2 अंगों के डिटेलिंग नीचे स्केच करना। इतना होता है नेचर ड्राइंग में। तो एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट में क्या फ़र्क होता है नेचर में? जनरली एलिमेंट्री में सनफ्लावर फ्लावर को ड्रॉ करने दिया जाता है, जो कि थोड़ा इजी गिरता है क्योंकि उसके पेटल्स थोड़े बड़े होते हैं और डिटेलिंग उतनी नहीं होती। उसके फिर स्टेम है, लीव्स हैं, डिटेलिंग का पार्ट है, वो करना। इंटरमीडिएट में आपको आता है आइदर अस्टर या फिर झीनिया डेलिया, ये अलग प्रकार का फूल है। तो ये 2 फूलों के बारे में आपको उसमें ड्रॉ करना होता है। तो ये बेसिक फ़र्क है एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्जाम्स में नेचर ड्राइंग को लेकर। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली आपको जो फूल दिया जाता है, वेदर इट इज़ सनफ्लावर, वेदर इट इज़ एस्टर, वेदर इट इज़ जीनिया डेलिया, तो उसमें जो बेसिक जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है, उसका जो केंद्र बिंदु है, फ्लावर का जो मेन कोर है, वो ड्रॉ करना होता है। फिर उसके जो पेटल्स है, दीज आर नॉट ज्योमेट्रिकली एग्जैक्टली करेक्ट फिगर्स। तो उसमें वो पेटल है, थोड़ा मुड़ा हुआ है, थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग से मुड़ा हुआ है, थोड़ा इस साइड से मुड़ा हुआ है, कुछ जगह पर पेटल्स ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फ्लावर है, आगे पीछे होता रहता है। सो दैट इज़ कॉल्ड नेचर ड्राइंग, जो नेचर की जो विशेषताएं हैं। तो जैसा कि वो फूल है वैसा ही ड्रॉ करना है, वैसा नहीं, मतलब उसके जो बेसिक प्रोपोर्शंस है वो तो फॉलो करना है। मतलब फूल इतना है, आपने इतना बड़ा ड्रॉ कर दिया, ऐसा नहीं, वो उतना का उतना ही है। लेकिन उसके जो फ्लावर के जो पेटल्स के जो पोजीशन है, मतलब कुछ जगह पर वो पेटल मुड़ा हुआ है, वो पंखुड़ी मुड़ी हुई है, कुछ जगह पर वो पेटल है ही नहीं, एब्सेंट है, कुछ जगह पर वो थोड़ा ऊपर मुड़ा हुआ है, कुछ जगह पर नीचे मुड़ा हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में रहती है कि हमें वो कहाँ पर दिखाना है। तो उसके ऊपर जो साल भर हम प्रैक्टिस करते हैं, उसमें वो एक्सपर्टीज़ हम ला सकते हैं कि हमें कहाँ पर क्या चीज़ दिखानी है। तो वो लिबर्टी अपने ऊपर होती है। तो उसके फिर वो कलर कॉम्बिनेशन, उसको कलर करना, फिर फ्लावर की मेन बॉडी को कलर करके नीचे जो स्टेम है, लीव्स है, उन्हें कलर करना। फिर उसके जो कोई 2 पार्ट्स है उसको हाईलाइट करके उसको पेंसिल शेड करना। नेचर ड्राइंग इसे कहा जाता है। तो ये हम करते हैं नेचर ड्राइंग के सब्जेक्ट के अंदर। जैसा कि हमने कहा, एलिमेंट्री में ज़्यादा करके सनफ्लावर का विषय आता है और इंटरमीडिएट एग्जाम में अस्टर या फिर जीनिया डेलिया। तो इस हिसाब से हमें नेचर ड्राइंग करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो सब्जेक्ट है स्मरण चित्र यानी मेमोरी ड्राइंग, उसमें अलग अलग विषय होते हैं। से फॉर एग्जांपल बलून वाला, किसी ने गुब्बारे वाले का सब्जेक्ट दिया तो गुब्बारे वाला हम निकालते हैं। उसमें ढेर सारे अलग अलग टाइप के गुब्बारे होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप होते हैं, तो उसमें बाज़ार का बैकग्राउंड आप दिखा सकते हो उसमें मेमोरी ड्राइंग के हिसाब से। मेमोरी मतलब हमने जो देखा है अब तक आजू बाजू हमारे समाज में, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, हर एक जगह पर क्या क्या चीज़ें होती है, कैसा वातावरण होता है, तो ये जो चीज़ें हम दुनिया भर में देख पाते हैं, उसे एक मेमोरी के हिसाब से, एक स्मरण शक्ति के हिसाब से हमें उसे ड्रॉ करना होता है। तो सिर्फ ड्रॉ करने से काम नहीं होता, उसे कलर भी करना है। तो कलर भी कैसे करें? अब वो ज़माना गया कि शर्ट को कोई रेड कलर दे दिया, पैंट को येलो कलर दे दिया और निपटा दिया, ऐसा नहीं। अब उसमें भी ढेर सारे डिज़ाइन के पार्ट होते हैं। शर्ट जो होता है, जैसे कि हमने कहा, सिर्फ प्लेन नहीं मिलते, उसमें कुछ स्ट्रिप्स होते हैं, कुछ डिज़ाइन पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल अब मेरी शर्ट में ये स्ट्रिप्स आप देख सकते हो, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है करने जैसे। या फिर यू कैन गिव डॉट 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 जैसा कुछ अलग डिज़ाइन, या फिर आधा शर्ट जो है यहाँ से थोड़ा पेट चेस्ट तक रेड कर सकते हो, फिर चेस्ट से नीचे तक आप ब्लू कर सकते हो। तो ऐसे कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट तरह की जो डिज़ाइन विद इन डिज़ाइन है वो हम कर सकते हैं। तो सेम गोज़ विथ गर्ल्स की जो अटायर है, उनके जो फ्रॉक्स हैं, उनका जो सलवार कमीज़ है, उसमें भी वैसे वो डिज़ाइन कर सकते हैं। पेरेंट्स की जो वेशभूषा है, साड़ी पहनी है, साड़ी या फिर कोई पंजाबी ड्रेस, जेंट्स में शर्ट पैंट या फिर टी शर्ट कुछ पहना है। जो गुब्बारे वाला है उसको कुछ सदरा, कोई ऐसा कमीज़ उसने पहनी है या फिर कुर्ता पहना है। सो ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। उसमें विषय भी अलग अलग आते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मार्केट का सीन आ गया, सब्ज़ी मंडी का, या फिर कोई फल वाला है, ये हो सकता है। फिर कोई गुब्बारे वाला हो, या फिर कोई फुटबॉल मैच हो जिसमें फुटबॉल खेल रहे हैं, फिर क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। स्पोर्ट्स में भी ढेर सारे विषय हैं। या फिर कोई गणपति पंडाल का मेमोरी ड्राइंग करना हो, जहाँ पर गणपति जी की मूर्ति है, फिर पंडित जी हैं,
मंडप के कार्यकर्ता हैं, स्त्रियाँ हैं, या फिर कोई गणपति विसर्जन का सीन हो, यहाँ पर उस लकड़े के जो प्लेटफॉर्म पे गणपति बापा की मूर्ति रखी और हम समुंदर में जाते हैं उसका विसर्जन करने। फिर बच्चे नाच रहे हैं, ढोल वाले ढोल बजा रहे हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, हमारे ढेर सारे रिलेटिव्स हैं। तो ये सारे जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हैं जो हम देखते हैं, सिर्फ हमारी लाइफ में नहीं, हम जहाँ जहाँ हमारे परिजनों में जाते हैं या फिर कहीं और भी हम देखते हैं, तब ये चित्र हमें दिखाई देता है कि कैसे हर एक कैरेक्टर उसमें प्ले करता है। तो उसे उस हिसाब से मेमोराइज करके हमें वो ड्रॉ करना होता है, हमारी इमेजिनेशन के हिसाब से, हमारी कल्पना के हिसाब से, और उस हिसाब से उसे कलर करना होता है। उनके जो कपड़े हैं, क्या है, कैसे है, डिज़ाइन का ऑरा है, उसे इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। फिर मेन ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने के बाद उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसे कलर करना होता है। वेदर यू गिव इट बिल्डिंग्स की बैकग्राउंड दिखानी है, या फिर प्लेन नेचर दिखाना है, या फिर कोई सब्जी मंडी वाला सीन है पीछे, दुकानें हैं वगैरह, वो सब। तो बेसिकली जो मेमोरी ड्राइंग होता है उसमें प्रोपोर्शंस, जो ह्यूमन प्रोपोर्शंस हमें है वो सीखना होता है। मतलब हमारा सर कितना है, सर का जो बेसिक, इसको अगर एक्स पकड़े तो उस हिसाब से हमारा शरीर का पूरा प्रोपोर्शन कैसा होता है, हमारा गले से लेकर वेस्ट कमर तक का हमारा प्रोपोर्शन सर के हिसाब से कितना होता है। फिर कमर से लेकर घुटनों तक, घुटनों से लेकर नीचे पैरों तक हमारा शरीर का प्रोपोर्शन कैसा होता है, हमारे हाथ कितने होते हैं, कितने लंबे होते हैं, उस हिसाब से। तो ये जो प्रोपोर्शन है, बेसिक प्रोपोर्शन ह्यूमन बॉडी का, वो बच्चों के लिए अलग होता है, बड़ों के लिए अलग होता है। बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है और कहीं ना कहीं जो अडल्ट्स हैं, एल्डर्स हैं, उनकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है एक एज के बाद, जो हमने साइंस में पढ़ा है। तो उस हिसाब से वो प्रोपोर्शंस मैनेज करने पड़ते हैं। प्रोपोर्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपने देखा कि अपने हमारे जो हाथ है वो हमारे घुटने से भी नीचे जा रहे हैं, तो इट इज़ लाइक वो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी वैसा नहीं है। मतलब जो गोरिल्लाज हैं, चिंपांजीज हैं, उनके हाथ जो है वो उनके घुटनों के नीचे जाते हैं, क्योंकि उनका प्रोपोर्शन अलग है। लेकिन ह्यूमन प्रोपोर्शन जो है वो अलग होता है, उसके कुछ सेट पैरामीटर्स होते हैं, उस हिसाब से उसे ड्रॉ करना पड़ता है। हमारे जो हाथ है वो हमने छोटे दिखाए और पैर जो है वो बहुत ही बड़े दिखाए, ऐसा नहीं होता। उसका भी अपना अपना एक प्रोपोर्शन होता है। सर बड़ा निकाला, बॉडी छोटी निकाली, जो कार्टून में हम देखते हैं, तो वैसा भी नहीं होता। जो हमारे ह्यूमन बॉडी के जो प्रोपोर्शंस हैं उस हिसाब से हमें वो ड्रॉ करना होता है। सो दीज ऑल द पैरामीटर्स, ऑल दीज जो विशेषताएं हैं, स्पेसिफिकेशंस है, वो कम अंडर प्रोपोर्शंस। इसके लिए हमें प्रोपोर्शंस सीखने पड़ते हैं, कैसे कैसे हमारे जो मेजरमेंट्स है, बेसिक मेजरमेंट्स है, मतलब उसे जो हम फेस का जो सर्कल ड्रॉ करते हैं उस हिसाब से वो प्रोपोर्शन आगे कैरी हो जाता है। तो मेमोरी ड्राइंग में ये प्रोपोर्शंस उतने ही काम में आते हैं। तो ये रहा मेमोरी ड्राइंग के बारे में। उसमें अगर एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के हिसाब से अगर सब्जेक्ट्स देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें एलिमेंट्री में कुछ इजी दिया और इंटरमीडिएट में कुछ हार्ड दिया, वो अपने ऊपर है। हम कितने ह्यूमन फिगर्स एक मेमोरी ड्राइंग में ड्रॉ कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है, कितनी ज़्यादा हम डिटेलिंग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द टाइम इज़ अलॉटेड फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कितना टाइम उसमें अलॉट किया है वो उस एग्ज़ाम के हिसाब से है। जनरली दो घंटे होते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं एग्जैक्टली हर एक के लिए टाइम फ्रेम क्या होती है, लेकिन वो चेक करके उस हिसाब से हमें ड्रॉ करना होता है। तो ये रहा दोस्तों मेमोरी ड्राइंग के बारे में। आगे बढ़ते हैं संकल्प चित्र यानी डिज़ाइन के बारे में। जैसे कि हमने कहा कुछ 10 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करने को बोला पेज के बीचों बीच, या फिर 10 बाय 10 का स्क्वायर ड्रॉ करके उसमें 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके, मतलब सर्कल, ट्रायंगल, लाइन, रेक्टेंगल, ये सब उसका अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के आप जो शेप्स जो क्रिएट करते हो उन्हें फिर कलर करना होता है। तो उसके लिए लगते हैं अलग अलग कलर स्कीम्स। तो उसमें हॉट कलर स्कीम क्या है, कूल कलर स्कीम क्या है, अपोजिट कलर्स क्या होते हैं, मोनो कलर्स क्या होते हैं, ये सब सीखना इसमें ज़रूरी हो जाता है। इसमें तो मैं कलर स्कीम के बारे में बता नहीं सकता ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि वो एक अलग विषय है और उसमें डीप में जाना ही अच्छा होगा। उसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें उदाहरणों के साथ मैं हम कलर की दुनिया क्या होती है, हर एक कलर का दूसरे कलर के साथ क्या नाता होता है वो हम बताएंगे उसमें। तो वो जो कलर स्कीम्स हैं उसका संकल्प चित्र में उपयोग करना होता है। तो उस हिसाब से हमारा संकल्प चित्र या फिर डिज़ाइन बन जाता है। और जो पांचवा जो हमारा अंतिम विषय है वो है ज्योमेट्री एंड लेटरिंग। ज्योमेट्री में जैसा हमने कहा पूरा जो ड्राफ्टिंग, मेजरमेंट्स वगैरह उसमें वो सब चीज़ें होती हैं।
हर एक चीज़ स्केल, इसमें हम स्केल यूज़ करते हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स में स्केल यूज़ करना नहीं पड़ता, स्केल यूज़ करने नहीं देते। तो ज्योमेट्री में स्केल एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से कट टू कट ड्रॉ करना, उसमें भी ढेर सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं। हम ह्यूमंस हैं, वी आर बाउंड टू डू एरर्स, हम गलतियाँ कर सकते हैं। उस हिसाब से समझो एक सर्कल दिया हुआ है, उसमें 6 सर्कल हमें फिट करने हैं, उसमें से 5 हमने बराबर कर लिए, लेकिन ड्यू टू ह्यूमन एरर जो 6 जो सर्कल है, 6वां जो सर्कल है वो फिट नहीं हो रहा, तो उसको भी अलग अलग टेक्निक से हम उसके 2 सर्कल के बीच में हमें जो 6वां सर्कल फिट करना होता है, तो उसे कैसे फिट करना होता है, ये हमारा अलग से एक उसमें स्किल होता है। थोड़ा आगे पीछे करके हमें वो 6वां जो लास्ट वाला, जैसा हम किसी भी कैबिनेट में समझो 6 डब्बे रखे हैं, रखना है, उसमें 5 बैठ गए और 6वां नहीं बैठ रहा, तो हम कैसे एडजस्ट करते हैं थोड़ा, तो वो थोड़ा एडजस्टिंग फैक्टर इसमें रहता है। वो भी क्रिएटिवली करना होता है, ऐसा नहीं कुछ घुसेड़ के हमने कुछ गंदा सा कुछ बना दिया, ऐसा नहीं होता। तो उसमें भी एक अलग सा स्किल लगता है, अलग सी एडजस्टमेंट की एक प्रक्रिया होती है, वो उसे फॉलो करना होता है। तो ये सारे स्किल्स होते हैं, क्योंकि वी आर द ह्यूमंस, मशीन की तरह हम प्रिंटेड कोई चीज़ तो नहीं बना सकते, उतना तो एक्यूरेसी नहीं हो सकता। तो एक आध दूसरा चीज़ यहाँ वहाँ 19-20 हो जाता है, हालांकि हम ट्राई करते हैं कितना एक्यूरेटली वो बना पाए, लेकिन वो नहीं हो पाता किसी कारणवश। तो इसके लिए जो लास्ट ऑब्जेक्ट जो बचता है उससे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, तो उस हिसाब से हमारा ज्योमेट्री का बनता है। लेटरिंग में जो लेटर्स दिए हुए होते हैं अंग्रेज़ी या फिर किसी और भाषा में, उससे हमें बराबर से अरेंज करके, वेदर इट इज़ बाय स्केल, बाय फ्री हैंड, वैसे हमें वो करना पड़ता है। फिर आता है दोस्तों 6वां विषय, वो है फ्री हैंड। फ्री हैंड जो है वो है जिसे कहते हैं मुक्त चित्र, मतलब एक आधा जो चित्र है, एक छोटा सा चित्र हमें देते हैं, उसे लार्ज स्केल में हमें बनाना होता है। तो वो क्या होता है, वो जो है फ्री हैंड, उसमें स्केल यूज़ नहीं करना होता। हमारा जो बेसिक जो स्किल है उसे यूज़ करके कैसे हम कर सकते हैं, उस हिसाब से हमें वो छोटा सा चित्र है उसे बड़ा बनाना पड़ता है, लेकिन विद प्रोपोर्शन। तो उसमें कैसे हम उसके पार्ट्स करते हैं, उस छोटे चित्र के पार्ट्स करते हैं लाइन वर्क में करके, जैसे हम बिल्डिंग बनते वक्त जैसे स्कैफोल्डिंग खड़ा करते हैं, जो बाम्बू या स्टील का जो स्ट्रक्चर है, और इस हिसाब से वो हम प्रोपोर्शनेटली काम कर जाते हैं, वैसे ही सेम टेक्निक हमें फ्री हैंड में यूज़ करना पड़ता है मुक्त चित्र में, जिसमें वो छोटा चित्र हमें दिया जाता है छोटे साइज़ का, उसमें हम लाइन वर्क ड्रॉ करके फिर सेम लाइन वर्क हमें बड़े स्केल में वो पेपर में हमें वो एग्जैक्ट मेजरमेंट में, मतलब पेंसिल में हम मेजरमेंट, पेंसिल की जो लंबाई होती है उसमें हम नाप के वो मेजरमेंट, उसमें स्केल नहीं यूज़ कर सकते। तो ये 6वां विषय है फ्री हैंड मुक्त चित्र। उसमें वो चित्र हमें एनलार्ज करना पड़ता है, जो छोटे साइज़ का है वो बड़े साइज़ में एनलार्ज करना पड़ता है, बेस्ड ऑन जो हमें जो ड्राइंग पेपर दिया जाता है उसके मुताबिक मार्जिन्स छोड़ के हमें वो एनलार्ज करना पड़ता है एक कंफर्टेबल साइज़ में। और फिर एक बार वो ड्रॉ कर लिए, जो हमने स्कैफोल्डिंग जो रचना उसमें बनाई है लाइंस की, वही सेम लाइंस उस फ्रेम में बना के वैसे ही प्रपोर्शन से उस स्कैफोल्डिंग जो हमें गाइड करता है वैसे हमें वो चित्र बनाना पड़ता है। उसमें सिमेट्रिकल भी आ सकता है चित्र, मतलब एक साइड और दूसरी साइड मतलब सेम टू सेम, या फिर असिमेट्रिकल, या फिर बोल सकते हैं कि जिसमें सिमेट्री ना हो, ऐसा चित्र भी हम निकाल सकते हैं, ऐसा आ सकता है। तो बेसिकली एलिमेंट्री इंटरमीडिएट इसमें कौन सा आता है वो, फिर उसमें जो कलर होते हैं उस हिसाब से एग्जैक्ट जो शेड है उसे मैच करके हमें वो उसमें वो चित्र बनाना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे 6 विषय जिसमें हमने जाना स्टिल लाइफ के बारे में, फिर हमने जाना नेचर ड्राइंग के बारे में, फिर जाना मेमोरी ड्राइंग जिसे स्मरण चित्र कहा जाता है, फिर हमने जाना संकल्प चित्र यानी डिज़ाइन के बारे में, फिर ज्योमेट्री और लेटरिंग के बारे में, और जो 6वां विषय है फ्री हैंड यानी मुक्त चित्र। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हमें उसमें कवर करने पड़ते हैं। फिर इसमें 2 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ हमारा जो ज्योमेट्री और लेटरिंग है इस सब्जेक्ट में ही हम स्केल यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेट लाइंस वगैरह के लिए। बाकी जो 5 सब्जेक्ट बचे हैं, स्टिल लाइफ, मेमोरी ड्राइंग, नेचर ड्राइंग, संकल्प चित्र यानी डिज़ाइन और फ्री हैंड, ये जो 5 जो सब्जेक्ट है उसमें हम स्केल यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इतनी छूट दी गई है, जो पेंसिल है, पेंसिल को लेकर हम जो मेजरमेंट नापते हैं ना, पेंसिल की लंबाई में इतना नापा, तो उतना छूट दिया हुआ है। लेकिन पेंसिल को लेकर हम स्ट्रेट लाइन वगैरह बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हम स्केल यूज़ ही नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट ज्योमेट्री एंड लेटरिंग।
तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, क्लीनलीनेस। जी हाँ दोस्तों, हमें वो साफ़ सुथरा ड्राइंग बनाना है। इसमें से सारे सब्जेक्ट्स में हमें कलर यूज़ करने हैं, तो कलर यूज़ करते वक्त बहुत बार गंदगी हो जाती है। इसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो प्रैक्टिस अगर हम ना करें तो वो चित्र अच्छा नहीं बन पाता। इसके लिए हमें वो प्रैक्टिस साल भर करना, साल भर का टाइम होता है, साल भर में वो हम कवर कर सकते हैं। जो कलर्स का यूज़, वाटर कलर्स यूज़ करते वक्त बहुत बार ड्रॉप्स गिर जाते हैं या फिर गंदगी हो जाती है, तो उसके लिए वो क्लीनलीनेस मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा एलिमेंट्री इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स के बारे में। तो इसका वापर हमें कहाँ पर हो जाता है? हमारे अलग अलग फील्ड्स हैं, आर्किटेक्चर है, अप्लाइड आर्ट्स है, कमर्शियल आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स है, फिर पॉलीटेक्निक है, प्रिंटिंग है। इसमें हमें इन आगे जो फील्ड्स हैं, जो HSC एग्ज़ाम्स, 12th के एग्ज़ाम्स के बाद जो हम देते हैं, उसमें ये सब चीज़ें आगे जाकर काम में आती है। तो इसके ग्रेडिंग सिस्टम कैसे होते हैं? अगर हम कमर्शियल आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट्स या फिर फाइन आर्ट्स में जाते हैं, तो अगर 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का अगर एग्ज़ाम हो, उसके CET एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो अगर हमें एलिमेंट्री इंटरमीडिएट में अगर हमें B ग्रेड मिला है, B ग्रेड, तो उसमें हमें ऑटोमेटिकली 5 मार्क्स का कंसिडरेशन मिल जाता है। हमें 40 में से 5 मार्क्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं फर्स्ट हैंड, वो एग्ज़ाम देने से पहले ही। अगर हमें A ग्रेड मिला है तो डायरेक्टली वी आर क्वालिफाइड टू गेट 10 मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, 10 मार्क्स हमें ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। तो सिर्फ हमें 30 मार्क्स का पेपर ही सॉल्व करना होता है, 10 मार्क्स हमें ऐसे ही मिल जाते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। जो अप्लाइड आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट्स, प्रिंटिंग या फिर फाइन आर्ट्स में जो हम अलग अलग एग्ज़ाम्स देते हैं, CET एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, उसमें ये जो C ग्रेड है उससे कुछ नहीं मिलता, उसमें कोई मार्क्स नहीं। C ग्रेड इज़ जस्ट पासिंग ग्रेड है। लेकिन B के लिए 5 मार्क्स और A के लिए 10 मार्क्स होते हैं। तो ये फ़ायदा हमें आगे जो ड्राइंग रिलेटेड जो हमें फील्ड जो हम लेते हैं उसमें वो काम में आते हैं। तो ये था दोस्तों ग्रेडिंग सिस्टम और आगे के करियर में इसका कैसा फ़ायदा होता है उस बारे में। इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं। ये एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है कैसे करने हैं, इसमें स्कूल अलॉट होते हैं, इसमें लिए हमारे जो ड्राइंग के टीचर हैं वो हमें गाइड करते हैं। पूरे साल इसमें मेहनत करनी होती है, क्या क्या इसमें एस्पेक्ट्स हैं वो देखने खंगालने पड़ते हैं। फिर ये 6 सब्जेक्ट्स के बारे में तैयारी करके फिर वो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के हमें एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। तो एलिमेंट्री की डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी इजी होती है, इंटरमीडिएट में वो थोड़ी हार्ड होती है, ये हमने जाना। फिर उसमें जो अलग अलग 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टिल लाइफ यानी वस्तु चित्र, नेचर ड्राइंग निसर्ग चित्र, मेमोरी ड्राइंग यानी स्मरण चित्र, फिर आता है संकल्प चित्र यानी डिज़ाइन, फिर भूमिति मतलब ज्योमेट्री एंड लेटरिंग, और लास्ट में जो छठवां जो सब्जेक्ट है दैट इज़ फ्री हैंड यानी मुक्त चित्र। तो इन 6 सब्जेक्ट्स के बारे में हमने जाना। तो इसमें डिफरेंट तरह के जो ड्राइंग टेक्निक्स हैं वो हमें यूज़ करने को मिलती है। हमारा स्कोप बढ़ता है। जो नॉर्मल जो हम ड्राइंग कंपटीशन या फिर ड्राइंग सब्जेक्ट में हम जो पढ़ते हैं उससे ढेर सारा नॉलेज, उससे अलग नॉलेज हमें इसमें मिलता है। एक डिसिप्लिन आ जाता है, एक तरीके का अलग अलग ड्राइंग टेक्निक्स हम सीखते हैं, अलग अलग विषय सीखते हैं। हमारा स्किल लेवल बढ़ जाता है। कलर्स में हम खेलते हैं, कलर्स में क्या क्या चीज़ें होती है वो हम जान लेते हैं। पेंस। तो दोस्तों ये था हमने जाना एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्ज़ाम्स के बारे में, जो सरकारी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसा कि हमने कहा, और इसके फ़ायदे बहुत होते हैं। इसमें 6 अलग अलग विषय सिखाए जाते हैं, उनकी तैयारी साल भर की जाती है। उसमें डिफरेंट टेक्निक्स लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सीख पाते हैं जो नॉर्मल ड्राइंग के विषय में हम नहीं सीख पाते, वो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स में हम सीख सकते हैं। तो इतना सारा ढेर सारा नॉलेज हमें इन एग्ज़ाम्स के थ्रू, इसके प्रिपरेशन के थ्रू हमें मिलता रहता है। तो दोस्तों इसका लाभ लेना बहुत ही अच्छी बात है। और जो आगे जाके जो जिनके एस्पिरेशंस हैं, जो जिनको आर्किटेक्चर करना है, जिन्हें अप्लाइड आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट्स, प्रिंटिंग, फाइन आर्ट्स, पॉलीटेक्निक, इन अलग अलग फील्ड्स में अगर जाना है जो आर्ट से रिलेटेड है, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम्स आगे जाकर बहुत ही काम में आते हैं। इसका ऑफिशियल जो सरकारी सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाता है आपके ग्रेड के हिसाब से। इसमें ग्रेड भी कैसे होते हैं, C ग्रेड होता है जस्ट पासिंग ग्रेड, B ग्रेड होता है, फिर A ग्रेड होता है, और जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेवल का एग्ज़ाम पास करते हैं उन्हें मिलता है A+। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे 4 ग्रेड्स इसमें मिलते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, जो आगे के आर्ट रिलेटेड जो फील्ड्स है उसके अगर कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, CET है, उसमें अगर अप्लाइड आर्ट्स हो, कमर्शियल आर्ट्स हो, या फिर आपका प्रिंटिंग या फिर फाइन आर्ट्स हो, तो उसमें ये जो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट की जो ग्रेड्स हैं वो काम में आते हैं। जैसा कि हमने कहा, C ग्रेड इज जस्ट अ पासिंग ग्रेड, उसको कोई मार्क्स नहीं होते। लेकिन जो B ग्रेड है उसके 5 मार्क्स आपको कैरी फॉरवर्ड मिल जाते हैं उस CET एग्ज़ाम्स में।
हमारी वक्त वो 40 मार्क्स का एग्ज़ाम CET एग्ज़ाम हुआ करता था, तब B ग्रेड के लिए 5 मार्क्स का कंसिडरेशन पहले से ही मिल जाता था। सो वी नीड टू सॉल्व ओनली 35 मार्क्स का पेपर। अगर आपको A ग्रेड मिला है तो यू विल गेट 10 मार्क्स ऑटोमेटिकली। सो सिर्फ आपको 30 मार्क्स का ये एग्ज़ाम उसमें देना होता है। A+ और A दोनों के लिए सेम है, यू विल गेट 10 मार्क्स ओनली। सो ये कंसिडरेशन आर्ट रिलेटेड फील्ड्स में आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको मिल जाता है। तो ये उसके फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सरकारी सर्टिफिकेट है उसका ग्रेडिंग सिस्टम, जो भी आपको ग्रेड मिला है तो उसका आपका नाम के सहित आपके स्कूल वगैरह जो डिटेल्स है और आपका जो ग्रेड है वो उसमें मेंशन होता है। तो ये जैसा कि सरकारी एग्जामिनेशन है उस हिसाब से इसका ऑफिशियल फॉर्मल सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाता है। तो जो अलग जो ड्राइंग हम करते हैं हमारी दुनिया में, जो एग्ज़ाम्स हम देते हैं, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, स्कूल में हम जो ड्राइंग का काम करते हैं, हमें जो सिखाया जाता है, उससे बहुत सारा अलग चीज़ें इन एग्ज़ाम्स में जो विषय है, अलग अलग 6 विषय, उनमें हम सीख पाते हैं। ये 6 विषय भी ऐसे हैं जो हमारी पूरी जो स्किल है, ड्राइंग स्किल है, उसे झंझोड़ कर रख देती है। उसे हमें एक लेवल के जो पारंगत हमें बना देती है, हमें तरवेज़ बना देती है, स्किल्ड बना देती है। हमारे पूरे जो एरिया ऑफ कंट्रोल है वो बढ़ा देती है। पहले हमारा एरिया ऑफ कंट्रोल इतना है तो उसे बढ़ा कर हमारे जो स्किल का विकास है वो उस हिसाब से हो जाता है। फिर जो हमारी सोच है, हमारी इमेजिनेशन है, हमारी सहन शक्ति है, पेशेंस है, ये सारे बाकी के जो गुण हैं वो भी उसमें बढ़ोतरी होती रहती है, उसका विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें, पेशेंस का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, किसी भी प्रकार के आर्टिस्ट अगर आप हो, आप म्यूजिशियन हो, स्पोर्ट्समैन हो या फिर कोई आर्टिस्ट हो, आर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ आप कर रहे हो, डांस कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों में पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अलॉन्ग विद आपका जो इम्प्रोवाइजेशन है, इनोवेशन है, विजन है, स्किल्स है, उसके साथ साथ आपका पेशेंस भी उतना ही महत्व रखता है, जो बैलेंस बनाने में आपको काम में आता है। तो दोस्तों, ये था एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्जाम्स के बारे में। उसके आगे के करियर में क्या क्या फ़ायदे वो भी हमने आपको बताया। इसमें क्या क्या विषय सिखाए जाते हैं, 6 अलग अलग विषय, फिर उनके क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके भी एनालिसिस हमने किए। उसमें जो बेसिक टेक्निक्स है, क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या नहीं यूज़ कर सकते, वो भी हमने आपको बताया। फिर उसका जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जो आगे के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स में आर्ट रिलेटेड फील्ड्स के कैसे वो काम में आता है, वो भी हमने आपको बताया। फिर ढेर सारी चीज़ें इसमें हैं जिनको ड्राइंग में जो लगाव है, जिनका स्किल उसमें उभर कर आता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये एग्ज़ाम्स एक वरदान साबित होते हैं। और ये जो अनुभव आपने अगर इन 2 सालों में लिया, इन एग्ज़ाम्स में जो अनुभव आप लोगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड्स, कभी कभी ऐसा होता है हमारी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होती है लेकिन एग्ज़ाम्स में वो चीज़ बन नहीं पाती, उसका प्रेशर अलग होता है। तो एग्ज़ाम्स में शायद हमारे ग्रेड कम हो जाए, लेकिन ठीक है, वो एक कटु अनुभव हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ें हमने सीखी है वो हमारे साथ ही रहती हैं। उसमें ठीक है, डीप नॉलेज उतना हमारे ध्यान में नहीं रहता, हमारी मेमोरी से कहीं वो स्लिप आउट हो जाता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो हमें याद रहती है। और जो स्किल है जो हमारे हाथ में, हमारे जहन में बैठ जाता है, वो हमसे कभी छूट नहीं पाता। तो वो स्किल्स आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो उस हिसाब से हम हमारा जो आर्टिस्टिक जो माइंड है उसे हम डेवलप करते हैं। तो दोस्तों, ये था एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स के बारे में। इसके बारे में ढेर सारे और भी चीज़ें हैं, लेकिन जितना हम इसमें बता सकते थे, बेसिक बता सकते हैं, मतलब जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही ना हो तो उसके लिए ये वीडियो काम का है। उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देने की कोशिश की। इसमें और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर हर एक विषय को सीखना चाहते हो तो उसके भी ढेरों एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन एक बेसिक चीज़ के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, ऐसे हम आशा करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो का विषय, एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट एग्जाम्स, देयर लॉट ऑफ सेवरल वेरियस एस्पेक्ट्स, और उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमने उसका विवरण, उसका विवेचन, उसका एनालिसिस हमने इस वीडियो में किया। तो दोस्तों, आज यही रुकते हैं। आप हमारे जो चैनल है त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल को इसको ढेर सारा सहयोग दीजिए। हमारी जो वीडियोस है, जितने सारे वीडियोस हम बनाते हैं उन्हें अच्छा सा रिस्पांस दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने परिजनों के साथ इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलिए। इसमें ढेर सारा नॉलेज है, बहुत सारी काम की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम एक नेचुरल तरीके का जो आपके साथ जो हमारा संवाद चलता है, भले एक तरफी संवाद हो, लेकिन जो संवाद के रूप में हम
जो डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन के रूप में इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का जो हमारा स्टाइल है, जो हमारा तरीका है, उस हिसाब से हम आपको सीधी आसान भाषा में ये सारी जानकारियाँ देने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे ही ये नॉलेजेबल डेटा शेयरिंग है या फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, ऐसे आप समझ लीजिए। तो इस सारी चीज़ों के लिए हम फिर से कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और अपने परिजनों के साथ इन सारे वीडियोस को देखा कीजिए, शेयर कीजिए और हमें ऐसे ही मोटिवेट करके हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।